Good morning, dear students. Myself, Dr. Amish Sharma, Associate Professor in Chemistry and Government College Bhilwara. फ्रेंड्स, हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड का जो केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट पढ़ रहे थे और लगभग आधी से ज़्यादा पार्ट हम उसको कवर कर चुके हैं अभी। लास्ट क्लास में हमने जो थ्योरीज हैं केमिकल काइनेटिक्स की वो शुरू की थी। तो अभी हम जानते हैं कि व्हाट इज रेट ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो निकालने के तरीके हैं, उनको एक्सपेरिमेंटल वे टू डील विद द केमिकल काइनेटिक्स, ये सब चीजें हम जानते हैं, हमने पढ़ लिया है अभी। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था तापमान का प्रभाव वेग पे और आरएनएस इक्वेशन। तो जब हमने देखा कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं किसी रिएक्शन में, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्यतः हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड को लेते हैं, तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो 2 to 3 टाइम 2 से 3% तक बढ़ जाती है। 200 से 300% तक बढ़ जाती है, 2 गुनी से 3 गुनी हो जाती है। तो वो क्यों हो जाती है? जबकि जैसा कि अणुगति सिद्धांत के अनुसार हमने देखा कि कोई भी रिएक्शन होने में टक्कर आवश्यक होती है, और जो टक्कर है वो जो परम ताप है उसकी हाफ पावर के समानुपाती है। ये हमने गैस के अणुगति समीकरण के अंदर देखा। तो उसके अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो जो टक्कर है वो 2 से 3% बढ़ती है, जबकि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो 200 से 300% बढ़ रहा है। उसको समझाने के लिए आरएनएस की इक्वेशन वो हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे। आरएनएस ने ये कहा, मैं शेयर करता हूँ जो हमने पढ़ा था इस टाइम में। ये हम पढ़ रहे थे। तो आरएनएस ने एक इक्वेशन दिया, एक सिद्धांत दिया। उसने कहा कि अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उसके वेग में चरघातांक की वृद्धि होती है, एक्सपोनेंशियली वो बढ़ता है। तो ये आरएनएस का इक्वेशन था। उसने कुछ अपने कॉन्सेप्ट दिए, संकल्पनाएं दी, उसके सिद्धांत के कुछ बिंदु हैं। उसने कहा कि क्रियाकारक के सारे अणु एक समान ऊर्जा के नहीं होते, कुछ की ऊर्जा कम होती है, कुछ की ऊर्जा ज्यादा होती है। कोई भी क्रियाकारक उत्पाद में बदले उसके लिए उसके बाद एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, जिसे कहते हैं देहली ऊर्जा। तो वो टक्कर जिससे वो एक न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त कर ले क्रियाकारक, वही उत्पादन हो पाते। तो वो न्यूनतम ऊर्जा है देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा से कम जो ऊर्जा वाले क्रियाकारक है उनकी टक्कर प्रभावी नहीं होती, वैसे अणु अक्रिय अणु कहलाते हैं। तो कुल जो अणु है उसमें देहली ऊर्जा या उससे ज्यादा ऊर्जा वाले अणु का अंश बहुत कम होता है, जो कि ताप में वृद्धि से 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। ये कारण है कि जब रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसके अभिक्रिया वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें देहली ऊर्जा के अंश वाले जो मॉलिक्यूल्स है उनका अंश, जितने मॉलिक्यूल के पास देहली ऊर्जा है उनका अंश बढ़ जाता है। तो सक्रिय अणु और अक्रिय अणु दो पार्ट में डिवाइड किया। तो सक्रिय अणु की संख्या जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अभिक्रिया वेग के। जितने ज्यादा सक्रिय अणु होंगे उतनी अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा। तो यहाँ एक टर्म बार बार हम यूज कर रहे हैं, सक्रिय ऊर्जा। एक क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि सक्रिय ऊर्जा की अवधारणा बताइए, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाइए ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस के लिए, और सक्रिय ऊर्जा को कैसे ज्ञात करेंगे ये बताइए। तो ये तीनों चीजें मिलके एक अति लघुरात्मक के लिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन ये बन जाता है। तो हम आज ये पढ़ेंगे सक्रिय ऊर्जा की अवधारणा क्या है। सक्रिय ऊर्जा है क्या? तो अगर इसको हम लिखें तो अणुओं की
अणुओं की स्वयं की ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा है उनके पास? गतिज ऊर्जा, तथा देहली ऊर्जा, जो हम ऊपर पढ़े हैं देहली ऊर्जा पर हमने पढ़ा है जिसके बारे में, के मध्य अंतर को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि देहली ऊर्जा क्या होती है। मैंने अभी बताया भी आपको कि देहली ऊर्जा वह मिनिमम ऊर्जा है जो किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए उत्पाद बदलने के लिए। उससे कम अगर उसकी ऊर्जा होती है तो उत्पाद नहीं बदलेगा। अब ये ऊर्जा किसी भी तरीके से प्राप्त हो सकती है। तो अणुओं की कुछ तो स्वयं की ऊर्जा होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी के कारण, ठीक है, तो उसकी स्वयं की जो काइनेटिक ऊर्जा है और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसको प्रोडक्ट में चेंज कर दे, उनके बीच के जो अंतर है उसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या इसकी एक और डेफिनेशन है? या वह अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिकारक देहली ऊर्जा के बराबर आने के लिए ग्रहण करते हैं। ओके, तो ये वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो कि अभिकारक देहली ऊर्जा के बराबर आने के लिए ग्रहण करें। मतलब उसके बाद खुद की ऊर्जा तो है ही, वही सेंटेंस है, उसको दूसरे तरीके से कहा गया है, क्योंकि स्वयं की ऊर्जा तो है ही गति ऊर्जा, और एक जो एक अतिरिक्त ऊर्जा उसको और ग्रहण करनी, इसके लिए देहली ऊर्जा के बराबर आने के लिए। तो उस गैप को, उस जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। या सक्रियण ऊर्जा लिखें तो सक्रियण ऊर्जा इज इक्वल्स टू देहली ऊर्जा माइनस अणुओं की गतिज ऊर्जा। ये सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा हो गई या अवधारणा हो गई। अब हम देखेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया जाता है एनर्जी की जो रिएक्शन है उसकी प्रोग्रेस दिखाने के लिए। तो इसमें एक तरफ हम लेते हैं ऊर्जा और दूसरी तरफ लेते हैं उस जो भी हम रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं उसकी प्रगति। एक तरफ तो हम लेंगे एनर्जी ऊर्जा और दूसरी तरफ लेंगे वो जो भी अभिक्रिया है उसकी प्रगति। तो ये एक ग्राफ है जिसे हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के नाम से जानते हैं, जिसमें कि ऊर्जा और अभिक्रिया प्रगति या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में एक ग्राफ खींचा जाता है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट है सपोज, ठीक है, रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनना है तो ये ऊर्जा यहाँ धीरे 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 बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और यहाँ की एनर्जी बैरियर है। जैसे पहाड़ पे चढ़ना हो, मान लो इस पहाड़ पे चढ़ के इधर उतरना हो, तो ये जरूरी है कि ये जो चोटी है इसको पार किया जाए। तो ये जो चोटी है यही हमारी क्या है, देहली ऊर्जा। तो लिख लेते हैं, जो चोटी है यही हमारी है देहली ऊर्जा। ओके, तो ये है देहली ऊर्जा। ठीक है, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चेंज होने के लिए। होता क्या है
यहाँ पर रिएक्टेंट है वो आपस में टक्कर होती है, टक्कर होने के बाद उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी जो होती है, उस काइनेटिक एनर्जी से वो टक्कर और होती है तो और ऊर्जा उनके पास आती है। वो ऊर्जा जैसे जैसे आएगी तो वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर इसमें सक्रिय संकर में। ये हमारा सक्रिय संकर है। तो ये है एक सक्रिय संकर जो रिएक्टेंट की टक्करों से मिलकर बनता है। ये अस्थायी है और इसकी ऊर्जा काफी ज्यादा होती है, इसलिए अस्थायी है ना। तो यहाँ से रिएक्टेंट चला, यहाँ आया, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है ना, इसमें जितनी एनर्जी चाहिए हमें और जितनी क्रियाकारक की थी, ठीक है, उस एनर्जी का डिफरेंस है देहली ऊर्जा और जो क्रियाकारक की ऊर्जा है, इसका डिफरेंस है, ये कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो सक्रिय ऊर्जा क्या है? सक्रिय ऊर्जा ये है देहली ऊर्जा माइनस अणु की गतिज ऊर्जा, उसके बीच का जो अंतर है वो सक्रिय ऊर्जा है हमारा। यहाँ से समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से देहली ऊर्जा हमने प्राप्त की, यहाँ पहुंच के हम एक सक्रिय संकुल बना जो अस्थायी है, और यहाँ से वापिस आके नीचे आया और ये उत्पाद में बदल गया। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है किसी भी रिएक्शन का, बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसेस है ना। इसमें कई तरह की और कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। दो तरह की रिएक्शंस मेनली हैं जो आपके कोर्स पे हैं, जो हम थोड़ा पढ़ेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में उनके। एक होती है ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी रिएक्शंस, ठीक है, जिनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये रिएक्शन कौन सी होती है? ये रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा का शोषण होता हो, मतलब जो क्रियाकारक की एनर्जी है और उत्पाद की एनर्जी है उन दोनों में अंतर हो, है ना। वो अंतर क्या होगा? क्रियाकारक की एनर्जी तो से जो उत्पाद की एनर्जी है वो बढ़ जाती है, तो शोषण कर लेता है, उत्पाद बनता है, तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसके लिए हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो ये है ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल, उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के द्वारा। तो ऊष्मा शोषी रिएक्शन कौन सी होती है? जब उत्पाद की एंथैल्पी ऊर्जा क्रियाकारक की ऊर्जा से ज्यादा हो, ठीक है, वो ऊष्मा शोषी रिएक्शन है। हो क्या रहा है इस रिएक्शन में? यहाँ हमारा रिएक्टेंट है, सपोज ये हमारा रिएक्टेंट है और रिएक्शन हो रही है, टक्कर हुई, रिएक्शन हुई, रिएक्शन हुई, ऐसे ये रिएक्शन प्रोपोगेट, ये कोर्स ऑफ रिएक्शन है, ये एनर्जी है, ये जो रिएक्शन अभिक्रिया की प्रगति है, और ये ऊर्जा बता रहा है। जैसे जैसे इसकी ऊर्जा बढ़ेगी रिएक्शन होने लगी होने लगी होने लगी, और यहाँ आकर ये जो रिएक्टेंट है उसको एनर्जी बैरियर पास करना होगा प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। तो यहाँ बनता है सक्रिय संकुल, जो हमने बताया था, या जिसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, वो अस्थायी है। और फिर ये जब ये देहली ऊर्जा उसको मिल जाएगी और ये बैरियर जब क्रॉस हो जाएगा तो वो यहाँ पर और ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखने की चीज ये है कि जो रिएक्टेंट थे उनकी ऊर्जा थी कम, जबकि प्रोडक्ट्स हैं उनकी ऊर्जा है ज्यादा। तो देहली ऊर्जा जब उसको प्राप्त हो जाती है तो वो आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो प्रोडक्ट से कम है। ओके, तो रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से कम, इसका मतलब कि हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है, और हीट किसने एब्जॉर्ब की है? प्रोडक्ट ने, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी से प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। रिएक्टेंट की जो एनर्जी थी वो प्रोडक्ट ने ले ली है, ठीक है। इसको कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्मा शोषी रिएक्शन, ठीक है। अब इस पे एक चीज और दिख रही है, वो ये दिख रही है कि यहाँ पर ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो हम कहते हैं कि रिएक्टेंट की एनर्जी और देहली ऊर्जा के बीच का जो अंतर है वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी एक ये दिख रही है,
एक दूसरी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ये देख रही है, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? जब हम किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट को यूज करते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है? अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है। उस अभिक्रिया में पार्ट लिए बिना, ये हम जानते हैं। कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट किसी भी अभिक्रिया में उसका वेग बढ़ा देता है बिना उसमें भाग लिए हुए, ठीक है। तो यहाँ कैटलिस्ट क्या कर रहा है? इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर रहा है। इसका मतलब कि जो बैरियर था एनर्जी का, उसको कैटलिस्ट ने थोड़ा कम कर दिया, या दहली ऊर्जा, जो ऊर्जा चाहिए थी एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, उस ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है उसको कैटलिस्ट कम कर देता है। वो किस तरह करता है? वो अपनी साइट प्रोवाइड करा देता है जहां आके रिएक्टेंट जुड़ जाते हैं आपस में, ना। इस तरह वो करता है कि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो वो थोड़ा जल्दी बन जाएगा, तो रिएक्शन रेट फास्ट हो जाएगा। तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे ही इसका जो रिवर्स होती है वो होती है ऊष्मा शेपी। ऊष्मा शेपी रिएक्शन क्या है? ऊष्मा शेपी रिएक्शन इसका बिल्कुल उल्टा होगी, जहां पर कि जो रिएक्टेंट है उनकी ऊर्जा प्रोडक्ट की ऊर्जा से ज्यादा हो। कैसे हो? हम ग्राफ देखते हैं अभी इस इमेज। तो ये है ऊष्मा शेपी के लिए ग्राफ। ऊष्मा शेपी को इंग्लिश में हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो वही रिएक्टेंट है, ये एनर्जी है, ये फोर्स ऑफ रिएक्शन है, या फिर रिएक्शन जो अभिक्रिया की प्रगति है वो है, ठीक है। तो रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पहुंचे, एनर्जी बैरियर है, जो दहली एनर्जी है वहां तक पहुंचने के लिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो विदाउट कैटलिस्ट है, जैसे एनर्जी एक्टिवेशन यहाँ मिल गई उसको, दहली ऊर्जा प्राप्त हुई, सीधे वो चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज जो हमने ऊपर देखा, डिफरेंस क्या है यहाँ पर? यहाँ जो रिएक्टेंट की ऊर्जा है वो प्रोडक्ट की ऊर्जा से ज्यादा है। इसका मतलब वो ऊर्जा कहाँ गई? रिएक्टेंट थे उनके पास ज्यादा ऊर्जा थी, और जो हाथ में हमारे प्रोडक्ट आया उसकी ऊर्जा कम है, वो कहाँ गई? वो सराउंडिंग में निकल गई। इसलिए उसको हम कहते हैं ऊष्मा शेपी रिएक्शन। यहाँ भी वही तरीका है, जैसे कैटलिस्ट था वो क्या करेगा? दहली ऊर्जा को थोड़ा कम कर देगा, या एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा कम कर देगा, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ये है सक्रियण ऊर्जा की अवधारणा, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर? यहाँ पर क्रिया कारक है हमारे पास, वो बना रहा है एक सक्रिय संकुल, ठीक है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्राप्त करने के बाद, है ना, दहली ऊर्जा तक पहुंचने के बाद वो एक सक्रिय संकुल बना रहा है, और सक्रिय संकुल अल्टीमेटली चेंज हो रहा है उत्पाद में। तो ये एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इसमें हमने दो पार्ट देख लिए, एक है एक्सोथर्मिक और एक है एंडोथर्मिक। एक ऊष्मा शोषी और एक है ऊष्मा शेपी। ये सक्रिय संकुल है, ये बहुत ही अस्थायी होता है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है, काफी ज्यादा है, इसलिए ये अस्थायी होता है। ये एक नियम है, आप याद कर लीजिए कि जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी उतना ही ज्यादा अस्थायित्व होगा, जितनी कम ऊर्जा होगी उतना ही ज्यादा स्थायित्व होगा। ये एक नियम है, फिजिक्स का नियम है। तो अब एक सवाल होता है, प्रश्न है कि उच्च ताप पर अभिक्रियाओं के वेग क्यों बढ़ जाते हैं, ठीक है। हमने देखा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो क्या कारण है इसका? उसको एक ग्राफ प्लॉटिंग से समझ सकते हैं। ग्राफ खींचते हैं हम डिफरेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। यही वाला ग्राफ खींचेंगे जिसमें एक तरफ अभिक्रिया की प्रगति है और एक तरफ प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या है। तो ये ग्राफ खींच के हम देखते हैं। तो ग्राफ है
जो प्रति सेकंड टकराने वाले अणु की संख्या एवं टकराने वाले जो अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा के बीच में है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर, हम दो टेम्परेचर लिया वो ग्राफ है जिसमें T2 है, T1 है। T2 ज्यादा है, T1 कम है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो होता क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, टकराने वाले अणुओं की संख्या बढ़ रही है। प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या बढ़ रही है, टेम्परेचर ज्यादा है उसमें। लेकिन साथ ही क्या हो रहा है, जिसके लिए कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो बढ़ रही है वो जिम्मेदार है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, यहाँ ये दिखा रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है। एनर्जी एक्टिवेशन जब प्राप्त होगी तभी मॉलिक्यूल, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो पाएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो मॉलिक्यूल्स का जो रेशियो है मॉलिक्यूल का जिसके पास एनर्जी एक्टिवेशन है, वो रेशियो बढ़ जाता है। ठीक है, और जब तक मॉलिक्यूल एनर्जी एक्टिवेशन नहीं प्राप्त करेगा तब तक वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रखने वाला जो अंश है मॉलिक्यूल का, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, वो बढ़ जाता है। इसीलिए ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग बढ़ जाते हैं। यही इसका आंसर है। तो ताप में अगर हम देखें तो इसका लिख सकते हैं कि अभिक्रिया वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्रिय ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या। बहुत आसानी से समझ आ जाएगा आपके कि अभिक्रिया का जो वेग है वो जो सक्रिय ऊर्जा वाले अणु हैं उनकी संख्या के बराबर होता है, तथा ताप में वृद्धि से इन अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। सिंपली तो ये इसका जवाब है। ये ग्राफ बना के और इस तरह समझाना पड़ेगा कि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ जाता है। तो आज हमने सक्रिय ऊर्जा की अवधारणा देखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है सक्रिय ऊर्जा, दहली ऊर्जा, और जो हमारे मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उनकी ऊर्जा के बीच का जो अंतर है वो सक्रिय ऊर्जा है। तो आज हमने पढ़ा सक्रिय ऊर्जा की अवधारणा, हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखे इसमें कि ऊर्जा और अभिक्रिया की प्रगति के बीच ग्राफ खींचा जाता है। उसकी कई सारी चीजें हमें समझ में आई कि कैसे कैटलिस्ट एक रिएक्शन की रेट बढ़ा देता है, वो एनर्जी एक्टिवेशन को कम कर देता है, एक नया पाथ दे देता है उसको, बेसिकली एक रिएक्शन को। ठीक है, और दूसरी चीज हमने ये देखी कि रिएक्शन जो हो रही है थर्मली दो तरह की हो रही है। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें कि प्रोडक्ट की ऊर्जा रिएक्टेंट की ऊर्जा से ज्यादा हो जाती है तो हीट एब्सॉर्ब कर लेता है बाहर से, या फिर दूसरी ऊर्जा जिसमें कि रिएक्टेंट की जो ऊर्जा है उससे प्रोडक्ट की जो ऊर्जा है वो कम होती है तो हीट सराउंडिंग में वो दे देता है, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दो तरह की रिएक्शन से की, फिर हमने देखा कि उच्च अभिक्रिया उच्च ताप पर अभिक्रिया के वेग क्यों बढ़ जाते हैं। तो वो इसलिए बढ़ जाते हैं कि जो सक्रिय ऊर्जा रखने वाले अणु हैं उनकी संख्या में ताप में वृद्धि से वृद्धि होती है। ये हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि सक्रिय ऊर्जा है इसका निर्धारण किस तरह किया जाता है। तो इसकी दो विधियां हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड होता है जिसे हम आलेखी विधि कहते हैं, और दूसरा हम दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे के की वैल्यू निकाल लेते हैं, वेग इस तरह की वैल्यू निकालते हैं, उससे फिर हम सक्रिय ऊर्जा की वैल्यू निकालते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में थैंक्स फॉर